के अंदर रहा होगा, तो कुछ ऐसा बताइए जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में सफलता पाई, आप दोनों लोगों ने बहुत कम उम्र में सफलता पाई है। तो एक विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं इससे कुछ विशेष जो आपको मतलब 6 रैंकर बनाता हो, ऐसी कोई चीज आपको याद आ रही हो जिसके कारण स्टूडेंट्स को फॉलो कर सकें। देखिए आपके फॉलोअर्स तो बनेंगे, तो कुछ ऐसा बैक टू बैक, आप तो बताया कि लगातार बैक टू बैक पेपर देते जा रहे हैं, हालांकि अम्बिकेज ने तो अपना इसका पीक टच कर लिया, तो उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं है अब उसके ऊपर जाए, लेकिन आपने लगातार दे रहे हो, लगातार आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो रहा है, तो आप एक सजेशन दीजिए कि प्रीलिम्स के लिए क्या करें स्टूडेंट्स। सर प्रीलिम्स किस शहरों में आपका है? तो मेरी शुभकामना है कि पूरे मध्य प्रदेश के 50 पूरे जिलों, अभी तो 53 हो गए, 53 के 53 जिलों में आपका सेंटर पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत अच्छा है, और मैं चाहूंगा कि आप भी फ्यूचर में अगर समय निकाल पाए तो कुछ सहयोग, मतलब जिस फॉर्म में हो, विचारों से हो चाहे कंटेंट से हो, जिस तरीके से भी कर सके, तो मैं सहयोग की उम्मीद रखूंगा आपसे। बिल्कुल हमारे उस बारे में बताएं बीएस एजुकेशन के प्रोग्राम्स के। सर मुझे लगता है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मतलब इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है। आप अफोर्डेबल प्राइस पे उन चीज़ों को अवेलेबल करा रहे हो जो जनरली लोगों को नहीं मिल पाती, खासतौर पे जो हिंटरलैंड से आते हैं, जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं। तो मैं आपके लिए सर मैं सब शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप जो इनिशिएटिव चला रहे हो उसको आप और आगे ले जाओ। हो सकता है आपके सेंटर आपका सहयोग लगेगा बाद में जब आप फ्री रहेंगे। सर बिल्कुल, अच्छे कामों के लिए कोई सहयोग करने से मना नहीं करेगा, जो भी हो सकता है वो जरूर। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत स्वस्थ होंगे और पूरी शिद्दत के साथ अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, करीब 1 महीने से हम लोग एक पूरी सीरीज चला रहे थे जिसमें अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विचार वाले टॉपर्स के साथ हम लगातार आते जा रहे थे। उसका एक लक्ष्य था कि स्टूडेंट्स के जो समूह होते हैं उनके तैयारी करने का तरीका कभी भी एक सा नहीं होता है, क्योंकि सभी की परिस्थितियां, सभी के बैकग्राउंड, सभी के एजुकेशन काफी अलग होते हैं। तो अलग अलग टॉपर्स के विचार जो हम लोग लेते हैं, उसका मेन लक्ष्य यह है कि हो सकता है कि आप उस विचारधारा से ही संबंधित हो, या आपके जो डाउट्स हो वो हो सकता है कि उन टॉपर्स से मिलते हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि एक से डाउट और एक से आपको राय मिलती है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है। कोई भी चीज यूनिफॉर्म नहीं हो सकती कि भाई एक विचारधारा है तो उसी विचारधारा से अपन तैयारी करें या कुछ भी करें। तो चलिए अपन ज्यादा समय नहीं लेते हैं, और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊं कि आज हमारे साथ कौन से टॉपर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ आज अम्बिकेश जी हैं, जिन्होंने डिप्टी कलेक्टर का पद पाया है और उनकी रैंक आई है 6। और दूसरे हैं हमारे साथ अक्षय जी। अक्षय जी डीएसपी टॉपर हैं, मतलब उनकी रैंक 1 है, डीएसपी पद उनको मिला हुआ है। हालांकि अभी उनकी जर्नी का एंड नहीं हुआ है कि अभी आगे वो यूपीएससी के लिए सिलेक्शन लेने के लिए प्रयासरत है, और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्दी वो अपने जो ड्रीम, उनका लक्ष्य है, उस तक पहुंचे। तो फिर हम लोग फिर सेकंड सेशन के साथ आएंगे। और दूसरा, चूंकि हम लोग जो सेशन लेते हैं उसका मेन लक्ष्य ये भी है कि हम लोग दूरस्थ क्षेत्रों में, जो मध्य प्रदेश के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जहां बच्चे इंदौर भोपाल नहीं आ पाते, कई लोगों के पास सुविधाएं उतनी नहीं हो पाती हैं, तो हम लोग, हमारा ये है कि हम लोग जो ये सेशन करते हैं, हो सकता है आपको कुछ मदद मिल जाए। जैसे कुछ हम लोग स्टडी मटेरियल जारी करते हैं बहुत सारे टॉपर्स के हुए, जिनका जो सहयोग हो पाता है। कई लोग विचारों से हमारा सहयोग करते हैं, कई लोग अपने स्टडी मटेरियल से हमारा सहयोग करते हैं, कई लोग हमारे साथ टेस्ट सीरीज में हमारा सहयोग करते हैं। तो हमारा लक्ष्य है वो किफायती शिक्षा मिशन, जो मैंने 2017 से शुरू किया था वीएस एजुकेशन और विक्रम सर्व शिक्षा समिति के माध्यम से। आज हमें बड़ी खुशी होती है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो हमें इसको सपोर्ट कर रहा है, और उसी सपोर्ट के तहत लगातार टॉपर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि सबके मन में ये रहता है कि हम नहीं कर सकते तो कोई ऐसा संस्थान हो जो इस चीज को आगे बढ़ा रहा हो। और आप लोग देखोगे भी तो हमारे निःशुल्क प्रोग्राम बहुत बड़े स्तर पे पड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग केवल बोल रहे हैं, आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। चलिए, तो हम ज्यादा समय नहीं लेते, पहले शुरुआत करते हैं अम्बिकेश जी से। पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, फिर जो एक विशेष क्वेश्चन हैं जो आप लोगों की स्टडी से रिलेटेड है, तो फिर वो क्वेश्चन आंसर सेशन हम बाद में सुनेंगे। तो सबसे पहले अम्बिकेश जी थोड़ा बताएं स्टूडेंट्स को हमारे अपने बारे में। तो सर मैं मध्य प्रदेश में सीधी जिले से संबंधित हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो हुई वो सरस्वती शिशु मंदिर चुरहट से हुई। उसके बाद मैंने 2018 में एनआईटी भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर मैंने कॉमनली यूपीएससी के लिए मैंने ट्राई किया कि यूपीएससी के लिए करूं, और उसकी प्रिपरेशन करते करते ही एज अ बैकअप चांस मैंने एमपी को ट्राई किया, और 2019 इंटरव्यू मेरा पेंडिंग है, और 2020 का मैं उसमें सेलेक्ट हो गया हूँ। चलिए, अम्बिकेश की बहुत शुभकामनाएं, और हमारी बहुत शुभकामनाएं है कि अगले हम साल आपको एक आपके ड्रीम जॉब के साथ में, जो ड्रीम जॉब बोलिए, लोक सेवा ही हमारी सिविल सर्विस लोक सेवा ही, लेकिन क्या होता है कि अगर ड्रीम आपका होता है कि भाई नहीं मुझे एक सेंट्रल लेवल पे काम करना है, तो उसके लिए एक बड़ा क्षेत्र आपको मिलता है इंडिया में। चलिए, शुभकामनाएं आगे लिए। अक्षय जी थोड़ा अपने बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताइए आप।
सर मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बोडी गांव का रहने वाला हूँ और सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ के शासकीय स्कूलों से हुई है और कक्षा 10वीं में मैंने जिले में टॉप किया था, जिससे सुपर 50 स्कीम के अंतर्गत मैंने कक्षा 11वीं और 12वीं सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल से की है। उसके पश्चात सर मैंने अपना ग्रेजुएशन NIT भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2018 में किया है। तब से मैं MPPSC के लिए तैयारी कर रहा हूँ और 2020 में मेरा DSP पोस्ट पे चयन हुआ है। 2019 का मेरा इंटरव्यू है और 2021 का भी मैंने मेंस दिया है। अक्षय जी, फिर शुभकामनाएं आपके लिए भी कि अभी आपका लक्ष्य एंड नहीं हुआ है और शुभकामनाएं हैं कि अगले साल हम एक आपके और अपग्रेड पद के साथ में आपके साथ फिर एक सेशन करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को एक और मोटिवेशन मिले कि आगे, मतलब आपका एंड जर्नी नहीं होती, हमेशा एक ऊपर का पड़ाव रहना चाहिए जहाँ पे आपका, तभी माना जाता है कि जब आप तैयारी करें या जीवन के किसी भी लक्ष्य में आप आगे बढ़ते हैं ना, तो अगर आपको ऊपर उठना है ना, तो आपका एक कुछ ना कुछ ड्रीम चलते रहना चाहिए कि मुझे यहाँ तक जाना है। चलिए, उसके लिए शुभकामनाएं। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं जल्दी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, मतलब आपसे है एक बेसिक सा क्वेश्चन शुरुआत में करते हैं कि आप लोग दोनों लोग मैनेट बैच के साथ में हो, तो क्या आपका प्लानिंग इंजीनियरिंग शुरुआत करने के साथ ही था कि हमें सिविल सर्विस करना है, या कोई ऐसा मोटिवेशन आपकी जिंदगी में आया जहां आपको लगा कि नहीं यार हमें, क्योंकि आप लोगों के पैकेज इतने अच्छे होते हैं NITians के, काफी समय से सभी लोग जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो ऑलरेडी आप अच्छी लाइफ काट सकते थे, बड़ी सुकून वाली लाइफ काट सकते थे। तो भाई वो सुकून वाली लाइफ त्याग कर आप एक लोक सेवा की फील्ड में कैसे इंस्पायर हो गए? कौन ऐसा मोटिवेशन था जिसके लिए आप यहाँ से आपने जर्नी शुरू हो गई आपकी? सर 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो फैमिली सिचुएशन ऐसी होती है कि सोसाइटी में आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए होता है वो शायद ही आपको मिल सकता है अदर किसी चीज़ में अगर आप काम करो तो। सिविल सर्विस आज भी बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस देखी जाती है क्योंकि वो लोगों तक उनकी पहुंच होती है और अगर वो लोगों का काम करें तो उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चार्म था, मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं करूं और मेरी दीदी स्पेशली चाहती थी कि मैं करूं। और उसके अलावा मेरे स्कूल में एक टीचर थे श्री कमलाकांत द्विवेदी, उन्होंने मुझे स्कूल में एक बार कहा था कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और सेम चीज़ जब मैं कॉलेज में था तो मेरे प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुकेश किरार, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैनेट में, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें सिविल सर्विस ट्राई करना चाहिए एक बार। तो समहाउ फाइनल ईयर तक तो नहीं था, लेकिन फाइनल ईयर पार होते होते मुझे ऐसा लगा, और मेरी दीदी भी चाहती थी, उन्होंने मुझे बोला कि एक बार तुम ट्राई करो। तो मैंने ट्राई किया और मैं दिल्ली गया और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू की और समहाउ मैं अभी यहाँ पर हूँ। नहीं, सही है। तो अम्बिकेश जी, एक आपसे विशेष क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप UPSC फोकस्ड विशेष तौर पे रहे हैं, मतलब ये तो आपका साइड में था कि PSC आप दे दिए, क्योंकि ऑप्शन प्लान बी में हर कोई रखता है जिंदगी में, तो वो कोई गलत नहीं रहता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये बताइए, चूंकि आप हिंदी मीडियम से हैं, तो एक बड़े चैलेंजेस माने जाते हैं कि यार UPSC में तो मतलब बहुत ही बड़ा चैलेंज माना जा रहा है, लेकिन आपने इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज कर लिया? MPPSC और UPSC को कैसे साथ लेके चले कि दोनों एक साथ ही आपके चल रहे हैं? अभी भी आप मेंस देने जा रहे हो, तो ऐसा बताइए क्या ऐसा खास था कि जिसमें इसमें होना चाहिए हिंदी मीडियम के लिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि अब मीडियम में हिंदी मीडियम का जो एक्चुअली चैलेंज है वो ये है कि आपको लिखने के टाइम पे मात्रा भाई का हिसाब रखना पड़ता है। आप जितनी बार पेन उठाते हो एग्जाम हॉल में, वो चीज़ आपको हमेशा मैटर करती है क्योंकि हर सेकंड काउंट करता है। अदरवाइज इतने मटेरियल हो रखे हैं मार्केट में कि आपको मटेरियल का इशू नहीं होगा। मोस्टली आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो लिमिटेड आप सेलेक्ट करो और इतना बायस्ड नहीं रहो कि कोर हिंदी में तो आप हिंदी का ही मटेरियल उठाओ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश में अवेलेबल हैं और वो ठीक ठाक हैं, जो आपको समझ में आ जाएंगी, तो आप दोनों को उठाओ। मैंने दोनों को उठाया और मेरा सर्कल अच्छा था, तो जो उसमें ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, हम कुछ लोग हिंदी मीडियम के हैं, तो हमारा कनेक्शन बना रहा है एक दूसरे से। तो उस वजह से हमने टेस्ट वगैरह ट्राई किया और बुक्स पढ़ते गए। वही बेसिक स्टैटिक बुक जो आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स के लिए, उनको मैंने पढ़ी। MP के लिए जब मैंने ट्राई किया तो मेरी दीदी ने पहले से नोट्स बना के रखे थे, तो वो चीज़ें मुझे मिल गई। और चूंकि हमारी स्कूलिंग जो है वो हिंदी में हुई थी, तो बेसिकली हिंदी पहला थॉट जो आता है दिमाग में वो हिंदी में आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि शिफ्ट करूं, इंग्लिश में अपने आप को ट्रेन करूं, उसके बाद करूं, उससे अच्छा हिंदी में ट्राई कर लेता हूं। अगर नहीं हुआ तो लास्ट में ट्राई किया जाएगा। तो ठीक है, मैंने कोशिश की और अभी जा करके वो काम कर गया, तो काम हो गया। बस वही है, मुझे लगता है मोटा मोटा आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्पेशली सब जगह कॉमन होते हैं, उन पे आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। अच्छी कमांड इन द सेंस आपकी समझ होनी चाहिए, ना कि आपको याद बस होनी चाहिए। तो आप उधर भी शिफ्ट कर सकते हो और इधर भी शिफ्ट कर सकते हो। और दूसरा जो
एग्जाम जब भी आप अप्रोच करो, एग्जाम के पास आने लगो, तो आपको अपना मोड बदलना होता है। अगर आप एमपी के लिए ट्राई कर रहे हो तो एमपी में आपको पता है कि स्पेशल एमपी में जो स्पेशल एमपी का पूछा जाता है या कुछ चीजें जो हैं सिर्फ एमपी पे ही हैं, तो उनको आप स्पेशली टाइम दे दो और इस विश्वास के साथ कि आपने अपने कोर पे काम किया हुआ है, तो आपका एग्जाम कहीं ना कहीं ठीक से हो ही जाएगा। और यूपीएससी के लिए सर मोस्टली करंट की चीज़ों में आपको डायमेंशन रखने होते हैं, तो उसके लिए मैं न्यूज़पेपर या मैं कहूँ कि यूट्यूब चैनल्स हैं एक दो, जैसे ओनली आईएएस का है, तो उसको मैं रेगुलर सुनता था, तो करंट पे मेरा बना रहा कमांड। और कुछ कोचिंग की मैगजीन आती हैं तो हिंदी और इंग्लिश में, तो मैंने हिंदी की एक मैगजीन फॉलो की कंटिन्यूसली, विजन आईएएस की, और उसके बाद मेरा काम होता गया। तो यहाँ भी करंट की वो क्वेश्चन जो नॉर्मली लोगों को अगर टफ लगे होंगे या डील करने में इशू होगा, वो मैंने बना लिया, और स्टैटिक पार्ट ठीक होने की वजह से मैंने स्टैटिक पे ठीक ठाक काम कर लिया। तो मुझे लगता है उससे आपका काम अच्छे से हो जाता है। हाँ, चलिए अक्षय जी, एक क्वेश्चन आपसे भी ले लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ जो अमिकेश जी ने बोला है कि आपकी स्टडी में आजकल ये देख रहे हैं कि यूट्यूब और टेलीग्राम में बड़ा फ्लो हो रहा है, कंटेंट बहुत बड़े स्तर पे फ्लो हो रहा है, मतलब आपका चुनाव करना ही बड़ा टफ है कि आप क्या अच्छा पढ़ें क्या। तो कुछ ऐसा सजेशन दीजिए कि लोग, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके सदुपयोग भी होते हैं, दुरुपयोग लेकिन ज्यादा होते हैं। तो दुरुपयोग मतलब होता है कि आप देखने कुछ जा रहे हो, मुड़ कहीं गए, तो आप जो ध्यान देना चाह रहे हो उससे भटक ही जाते हो, चाहे कुछ भी कर ली। तो ऐसा कुछ आप बताइए कि कंसंट्रेशन कैसे ना हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ही एक बहुत बड़ी वजह है ना कि आप कितनी अच्छी भी तैयारी कर लो, अगर डिस्ट्रैक्शन होते जाएंगे तो वो आपका कमजोर करते जाएंगे। तो ऐसा कुछ सुझाव दीजिए कि कैसे इस डिस्ट्रैक्शन को मैनेज किया जाए। सर मुझे लगता है अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने जो सोर्सेस है, सोर्सेस डिसाइड करने चाहिए। और वो कैसे डिसाइड करने चाहिए, या तो आप किसी टॉपर्स के यदि वीडियोस वगैरह देख रहे हैं वहाँ से, या फिर अपना एक जो मेंटोर गाइड है, कोई भी टीचर ऐसा रखिए जो इस फील्ड में काम कर रहा है, और उससे पूछिए कि आप कहाँ के सोर्सेस रिकमेंड कर रहे हैं। और जिन सोर्सेस को उनने एक बार रिकमेंड किया है, आप पहले एक बार अपनी लिस्ट बनाइए सोर्सेस की, और उन सोर्सेस पे स्टिक कीजिए, उस पर भरोसा रखिए, और उन्हीं सोर्सेस को बार बार पढ़िए। मैंने भी ऐसे किया था, मैंने नोट्स लिए थे, उन्हीं नोट्स को मैंने 3-4 सालों के टाइम में 10 से 12 बार उन्हीं नोट्स को पढ़ा था। और नोट्स पढ़ने के बाद में फिर एक बार आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उस एग्जाम की डिमांड क्या है। अब यदि उस नोट्स में कुछ है नहीं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं अलग से इंटरनेट से या फिर यूट्यूब से। पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि यूट्यूब या इंटरनेट से आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, वो सिर्फ एडिशनल के लिए होना चाहिए, क्योंकि इतना मटेरियल है, अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा भटक सकते हैं। नहीं, एक चीज मैंने विशेष देखी है, 1-2 सालों में क्या हुआ, जब से एडटेक का युग आया है, तब आज के होता है कि लास्ट राउंड तक भी लोग इतने ज्यादा मतलब एंगेज रहते हैं कि भाई वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सामने वाले चाहते हैं, मतलब अपना रिवीजन छोड़ के मैं देख रहा हूँ कि अंतिम दिन तक लोग यूट्यूब पे रहते हैं कि भाई हमें क्वेश्चंस भी डिस्कशन करना है, सब कुछ करना है। तो आप इधर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है कि पॉजिटिव रहता है ये चीज, मैं आप इस जानना चाह रहा हूँ विशेष, क्योंकि आपने निकाला एग्जाम इसलिए आपसे क्वेश्चन बनता है। सर मुझे लगता है कि आपके सेंसेस में, अगर आप आंख और कान का यूज वीडियो देखने के लिए कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपके हाथ का भी यूज होना चाहिए। बहुत जरूरी है। अगर आपका जो हाथ से आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मसल मेमोरी बन जाती है, और उससे स्पीड भी आती है, आंसर राइटिंग भी अच्छी होती है, और फॉर्मेटिंग भी सुधारते हैं। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो जरूर से जरूर होनी चाहिए, और जितना हो सके आप यदि खुद टाइम देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि आप वीडियो देखते हैं तो वो पैसिव हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जैसे उन्होंने बोला कि हम 50,000 क्वेश्चन की सीरीज चला रही, वो आपको दोबारा तो कभी रिवीजन होगी नहीं, तो वो भी एक बड़ा घाटा रहता है कि आपने जो बोला ना कि लिमिटेड सोर्स के साथ में उनका बार बार रिवीजन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है अपने सिविल सर्विस, जैसे और एग्जाम्स होते हैं जहाँ प्रैक्टिस वाले एसएससी या व्यापम के होते हैं, वहां ये चीज चल सकती है, लेकिन सिविल सर्विस मेरे ख्याल से आपने जो बोला राइटिंग स्किल को लेकर अपन को ज्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। देन आपने बोला कि लगातार देखने से अच्छा है कि आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस में करें, मेरे ख्याल से आप यही बोलना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब्जेक्ट भी उतना अच्छा समझ में आएगा, और फॉर्मेटिंग भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि एमपीपीएससी में फॉर्मेटिंग बहुत मैटर करती है आपके आंसर राइटिंग में। यदि फॉर्मेटिंग नहीं रहेगी, आपको नॉलेज भी है तो भी, बहुत सारे ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जिनकी फॉर्मेटिंग कमजोर होने के कारण उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। अच्छा, चलिए अक्षय जी, एक और मैं आपको बोलूंगा, चलिए अपन इसको सेशन को बहुत लंबा इसलिए नहीं खींचना चाहते क्योंकि हम लोग टू द पॉइंट ही अपने सेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ विशेष सुझाव दीजिए, मतलब सुझाव मतलब ये कि वो क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि देखिए तैयारी तो आप देख रहे हो कितने सारे लोग करते हैं, मुझे ख्याल से अगर सिविल सर्विस देखोगे तो 8 से 10 लाख लोग हैं जो यूपीएससी की और एमपीपीएससी सहित देखोगे तो इतना तो मिनिमम करते ही करते हैं हर साल। हो सकता है नए अपियर हो, कुछ लोग नए छोड़, मतलब कुछ लोग छोड़ रहे हैं, उनकी जगह नए लोग आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इतना अपन एवरेज मान सकते हैं कि 10 के राउंड करते हैं। लेकिन सिलेक्शन बहुत कम रेशियो का होता है, 0.1% भी अगर मैं देखूंगा तो वो भी शायद नहीं होता होगा। तो आप लोग इसलिए विशेष हुए क्योंकि आपने कुछ ऐसी गलतियां नहीं दोहराई
और वो लोग इसलिए थे क्योंकि उन्होंने वो गलतियां की हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हमेशा ही गलती की होंगी, लेकिन कुछ विशेष आप लोगों के अंदर रहा होगा। तो कुछ ऐसा बताइए जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में सफलता पाई, आप दोनों लोगों ने बहुत कम उम्र में सफलता पाई है। तो एक विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं इस सेक्टर में आपको 14 साल पुराने वाले भी लोग मिले होंगे, 10 साल वाले मिले होंगे। तो मतलब आपके पास कुछ विशेष तो था जो लोग, वो गलतियां ही ऐसी थी जिनको आपने बचाया। तो कुछ सुझाव दीजिए स्टूडेंट्स के सर लिए। मुझे लगता है जो सिविल सर्विसेज में तैयारी के लिए आप जो पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं वो तो चीज़ है ही, साथ में वो लिमिटेड सोर्सेज के साथ में रिवीजन जरूरी। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक जागरूक नागरिक होने चाहिए। जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट है आपको उसको एनालिसिस करते आना चाहिए कि क्या चीज़ें चल रही है, क्या समस्याएं हैं। यदि आप जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही है उसको देख के एनालिसिस करना सीख गए और उसको अपने अपनी आंसर कॉपी में लिखना सीख गए तो आप अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे आपके विचार होने चाहिए, एक थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए आपका किसी भी विषय पे। तो इससे ऐसा होता है कि आपके आंसर डायनेमिक आते हैं और अच्छे नंबर्स मिलते हैं आपको। ये ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो एक ही नोट्स रटना नहीं चाहिए, आपका कहने का मतलब है कि जो गलतियां लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि यूनिफॉर्म अगर कॉपियां हो गई सभी की एक सी ही दिखने लगी, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको कुछ विशेष करना है तो उसके लिए आपने बोला करंट अफेयर्स उसमें ऐड करना चाहिए। अम्बिकेश जी थोड़ा आप अपना कुछ सुझाव दीजिए स्टूडेंट्स को। सर मुझे लगता है कि अक्षय ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि डायनेमिज्म जरूरी है। जब सब एक जैसे लिखेंगे तो इवेल्युएटर को भी ऐसा लगता है कि सब सेम ही लिख रहे हैं, उस हिसाब से मार्क्स कर देंगे। और अगर कुछ अलग आता है तो हो सकता है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। और उसके लिए बेसिकली ये चीजें हैं कि आपको अपने आंख कान खुले रखने चाहिए। मतलब अगर आप अपने सराउंडिंग को देख रहे हैं या न्यूज को आप फॉलो कर रहे हैं, उसको आप सब्सटेंशिएट कर रहे हैं लिख करके, तो आपका पॉइंट वैलिडेट हो जाता है। ज्यादातर लोग यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं या जो थ्योरी है याद कर लिया, उसके बाद वो आज भी वो 18 साल पुराना डेटा यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसमें 2008 का सही डेटा बात है, है, बिल्कुल। आप आज भी वो डेटा चलाए जा रहे हैं। तो वो अगर कोई लिख रहा है और सामने वाला बंदा उस डेटा की जगह कुछ और लिख रहा है, भले वो डेटा ना हो लेकिन वो कोई दूसरा सब्सटेंशिएट पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है उसके ज्यादा नंबर आएंगे। तो मुझे यही लगता है कि आपको थोड़ा बहुत अवेयर रहना चाहिए आसपास की चीजों के बारे में। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप कहीं से भी सोर्स देख सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। हाँ, लेकिन वही है ना कि आप समझ रहे हो एक फ्लो चल रहा है, एक नदी सी है, उसमें से कितना पानी आपको निकालना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ज्यादा निकालने गए तो हो सकता है कि आप उसी नदी में बह जाएं, आपको करंट तो पता चल जाए लेकिन सब्जेक्ट छूट जाएगा। तो सब्जेक्ट और करंट के बीच का बैलेंस आपको पता होना चाहिए, और वो मुझे लगता है आप जब प्रैक्टिस करते हो तो वो आ जाता है। उसके लिए कोई ऐसा फिक्स फॉर्मूला नहीं कि इस रेशियो में आप मैनेज करो, वो हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी है। और जो बंदा करेगा उसको वो फील हो जाएगा कि हमें एट द पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे कितना ही करना है, और वो करता वो उसको अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा। और वो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है, मेरी आप कॉपी नहीं कर सकते, ना ही मैं सजेस्ट करूंगा, पर एक बार आप फील कर लो तो आप ज्यादा बेटर कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आपका ये कहना है कि जो जितने भी रैंकर्स या टॉपर्स बनते हैं उनकी कभी स्ट्रेटेजी एक से वैसे भी नहीं हो सकती, कोई व्यक्तित्व सबके अलग अलग हैं। बिल्कुल सर। तो मतलब मैं पहले एक क्वेश्चन पूछने के मूड में था आपसे कि आप ऐसा क्या बताएं विशेष जो स्टूडेंट्स की काम है, लेकिन आपने उसका पहले ही आंसर दे दिया कि कोई इसकी फिक्स स्ट्रेटेजी है नहीं है। अगर कुछ ऐसा कुछ विशेष जो आपको मतलब 6 रैंकर बनाता हो, ऐसी कोई चीज आपको याद आ रही हो जिसके कारण स्टूडेंट्स को फॉलो कर सकें। देखिए आपके फॉलोअर्स तो बनेंगे, तो कुछ ऐसा एक पॉइंट आप बोल दीजिए, मतलब एक लाइन में बोलते हैं कोट, जिसको होता है हर किसी का एक कोट होता है। सर मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि अगर इसको आप एक जंग समझें हाँ। तो आपका एक अपना हथियार होगा जिसपे आप महारत हासिल करते हो। और सिलेबस इतना बड़ा होता है कि जरूरी नहीं कि आप सबको मास्टर कर सको या आप कुछ को मास्टर, तो आपके ग्रिप पे कुछ चीजें होनी चाहिए जो आप जानते हो कि आपकी ग्रिप पे हैं। उन पे आप ऐसा करो कि आप उन पे एक भी मार्क्स लूज ना करो, ये कोशिश करो। उसके बाद बाकी चीजों को आप इतना रखो कि वो आपको बचा के रख सकें एग्जाम में। तो ये एग्जाम कायदे से देखा जाए ना तो सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन टेस्ट है कि किनको नहीं लेना है। बिल्कुल। और अगर आप वहां पे छोड़ देते हैं लूज पॉइंट तो वहां से आपको बाहर निकाला जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी सब्जेक्ट में मुझे ठीक ठाक आता है तो मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि मेरे मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए वहां पे, और उसके बाद बाकियों को मैं एवरेज करके रखता हूँ। तो आपको जो सब्जेक्ट कमजोर हो उसको आप एक एवरेज करके रखो, और जो अच्छा हो उस पर आप मतलब ठीक ठाक ग्रिप रखो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पीएचडी कर लो, क्वालिफाई हो जाओ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सिविल सर्विस में क्या आ रहा है, और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को प्रैक्टिस करो। और वही है सर, प्रैक्टिस ही एट लास्ट आपको सेलेक्ट दिला कराएगी। बस ये है कि
किसी की प्रैक्टिस किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा होगी, किसी की किसी दूसरे में ज़्यादा होगी। तो मुझे यही लगता है, मेरा सीन यही था कि मुझे ठीक-ठाक करंट पे पता था और 1-2 सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन पे मेरी अच्छी कमांड थी, तो मैं उन पे काम किया। वो मेरे मार्क्स लाए, साइंस पे मेरा ठीक-ठाक था, तो वो मैं ले आया। एग्जैक्टली पर जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि अगर यहाँ मेरा कमज़ोर है, तो मैं कोशिश करता था कि बेसिक समझ लूँ, जिससे ये ना हो कि जहाँ सब एक नॉर्मल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, वहाँ मैं खत्म हो जाऊँ। वहाँ पे मैंने अपने आप को बचा लिया, तो जहाँ मैं लीड ले सकता था, मैंने लीड लिया। और सबके अपने ज़ोन हैं, तो आप अपने ज़ोन पे काम करो, बस आपका हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अक्षय जी, एक प्रीलिम्स के लिए जरूर बोलिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या प्रीलिम्स बना हुआ है। मैं देख रहा हूँ, मैं भी बहुत टाइम से इस फील्ड में हूँ, देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी वाले भी प्रीलिम्स लगातार बाहर हो जाते हैं, बहुत अच्छा मेंस होने। तो ऐसा क्या चीज है विशेष, क्योंकि आप लोग दोनों लोग एक बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में, मतलब समय तो खैर लग गया क्योंकि रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग गया है, लेकिन तब भी आप उस लिहाज से देखो, तब भी आप काफी कम उम्र में आपने किया है। तो प्रीलिम्स के लिए कुछ एक गाइडलाइन दे दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चों के डाउट आते रहते हैं कि सर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा हमारे इतने सालों से। तो आप लोगों ने चूंकि लगातार बैक टू बैक, आप तो बताया कि लगातार बैक टू बैक पेपर देते जा रहे हैं, हालांकि अम्बिकेज ने तो अपना इसका पीक टच कर लिया, तो उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं है अब उसके ऊपर जाए, लेकिन आपने लगातार दे रहे हो, लगातार आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो रहा है। तो आप एक सजेशन दीजिए कि प्रीलिम्स के लिए क्या करें स्टूडेंट्स। सर प्रीलिम्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट तैयारी चालू करता है, सबसे पहले वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से पढ़ना चालू करता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो प्रीलिम्स में 10 यूनिट्स होती हैं, 10 यूनिट्स में जो लास्ट की 4 यूनिट्स हैं, उसमें थोड़ा कम महत्व दे पाता है व्यक्ति, और यदि उन 4 यूनिट्स के क्वेश्चन उनके गलत होते हैं, तो वो फिर सुसाइडल सा केस होता है। तो लास्ट की 4 यूनिट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे आयोग हुआ, या फिर जो करंट अफेयर्स है, आईसीटी का पार्ट। और अभी ट्रेंड ये देखा है मैंने, आईसीटी का जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, उसके अलावा भी कुछ अलग से पूछ रहा है, करंट बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं उसमें, करंट। तो मेन सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके अलावा एमपी तो पढ़ना ही है, पर जो लास्ट की 4 यूनिट्स है उनको पढ़ के यूनिट वाइज टेस्ट देना है। और आपको ये 10 यूनिट में से ये पता लगाना है कि आपकी कौन सी यूनिट ज़्यादा कमजोर है। जिस भी यूनिट के टेस्ट में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, उस यूनिट को पहले टेस्ट लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उस यूनिट में जो टॉपिक आपका कमजोर है, उस टॉपिक को अच्छे से किसी दूसरे सोर्स से पढ़िए, उसके बाद में फिर से टेस्ट लगा के मतलब टेस्ट सीरीज में जो लोग क्या करते हैं, केवल पढ़ते रहते हैं और अपने आप को एक प्रकार से मूल्यांकन नहीं हो पाता आपका, वो भी एक मेरे ख्याल से बड़ी वजह होती है। बिल्कुल सर, मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अगर आप बार बार टेस्ट देते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस सब्जेक्ट में भी मेरा ये वाला टॉपिक, और एक डायरेक्शन भी बना रहेगा कि जैसे आपका एग्जाम जिस डेट तक है, आप एटलीस्ट अलर्ट रहोगे कि नहीं यार मुझे इसको 4 बार रिवीजन, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हो सकता है कई बार रिवीजन हो जाए। जी जी बिल्कुल। मेरा ये कि यार जो लैग कर रहे हैं उनके लिए है कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, मतलब टेस्ट सीरीज के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, घटना चक्र वगैरह मुझे काफी लगता है, काफी टॉपर्स ने सजेस्ट की है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी बेहतर रहते हैं यहाँ पे। उसके अलावा भी कोई सोर्स है, तो मेरा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करें जिनका प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा है। और अब मैं अम्बिकेश जी से बोलूंगा, थोड़ा मेंस का बताइए, मेंस में भी बहुत लोग बाहर हो रहे हैं लगातार, तो आप मेंस के लिए कुछ एक विशेष टिप्स दीजिए, और इंटरव्यू के लिए कि क्या करें कि अच्छे, क्योंकि आप काफी अच्छे मार्क्स हैं आपके, तब तो आप टॉपर बने हैं, तो वो सजेस्ट कीजिए स्टूडेंट्स को। सर मेंस का जो मतलब मुझे लगता है वो प्रैक्टिस ही है, आप प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, क्योंकि एग्जाम ही इतना लेबोरियस है कि आपको लिखना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स का महत्व है इसमें? सर बिल्कुल है, मतलब अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपने एक बार पढ़ा और शॉर्ट नोट्स बनाए, नहीं तो आप किताब का नया एडिशन ही प्रिंट करेंगे और उसका महत्व नहीं रह जाएगा। नंदन जी ने बताया था 6वीं बार में उनके शॉर्ट नोट्स बने थे। सही बात है सर, अब मजबूरी है कि मेरे आज तक नहीं हो पाए हैं पूरे। मतलब ऐसा हो गया है कि मेरी किताब में हेडर और फुटर में बहुत सारी चीजें लेकिन अलग से मैं नहीं बना पाया, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बना सकते हैं तो बनाएं। बनिस्बत ये है कि बनाने से पहले आप उसको एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ लें, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि ये चीजें मुझे पता हैं और ये चीजें मुझे नहीं आती हैं। तो जो आपको नहीं आती है उनको आप नोट्स पे डाल लेंगे, और जो आपको पता है उनको आप किताब से आपके दिमाग में वैलिडेट है, तो आपका वो फ्लो मेंटेन रहेगा, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। और सबसे पहले जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो एक बार बुक पढ़ें। डिस्क्रीट पॉइंट पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बार कहानी जान लें, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बाद में कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि खासतौर पर एमपी पे अभी पेपर हुए या इसके पहले जो पेपर थे, उस पर यही मुझे मिला कि लोग उन जगहों पे ज़्यादा लैग करते हैं जहाँ 2 फैक्ट्स के बीच में कुछ पूछा गया हो इन बिटवीन द लाइन। तो वहाँ सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एटलीस्ट चीज़ों के बारे में जानते रहें और एक एनालिसिस रखें, या ऐसा कहें कि आप अपने ओपिनियन रखें चीज़ों के बारे में
कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो आप आंसर्स को ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे। और वो चीज़ें वहीं न्यूज़पेपर या वहाँ से आती हैं, या कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन आप करो तो उससे सब्सटेंशिएट होगी। अब बस मगिंग करने से अच्छा है कि आप अगर उसको उतना करें तो आपका मेंस ज़्यादा अच्छा होगा, और उसको आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, जब आप पेपर नहीं लिखोगे तो आप नहीं लिख सकते हो। मेंस के लिए आंसर प्रैक्टिस ही अंतिम विकल्प है, वो लास्ट विकल्प है सर। हाँ। वो उसके अलावा बाकी कुछ आप करो तो हो सकता है आपके मार्क्स 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर अगर आप वो ना करके बाकी सब करो तो मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, और आप प्रैक्टिस नहीं करो तो इसकी गारंटी जरूर है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इंटरव्यू के लिए कोई विशेष टिप्स? सर मुझे ऐसा लगता है मतलब सबकी अपनी टेक्निक्स होती हैं, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपका एक व्यक्तित्व बनता है जो इतने सालों में डेवलप होता है, आप उसको बदल नहीं सकते। और जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है सामने, उनका डेली का काम ये है, तो वो आपकी पर्सनालिटी ऑलमोस्ट असेस कर लेंगे उस 30 मिनट में। तो मास्क मत करो चीज़ों को, आप ऐसा करो कि आप एक एक्चुअल जो फील होता है ईमानदार रहो। और ये है कि ईमानदारी के साथ अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा ईमानदार हो कि आप कुछ करें ही ना और चले जाएं, कहते हैं कि हम ईमानदार हैं सर। तो बेहतर ये होगा कि आप चीज़ों के बारे में जानकारी रखें, न्यूज़ वगैरह से अपडेट हो जाएं अपने आप को, और बोलने से पहले थोड़ा सोच लें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, और अपने स्टैंड पे कायम रखें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो चेक होता है वो उन क्वेश्चंस पे होता है जिनको आप अटेम्प्ट लेते हो, और वो कई बार ऐसा होगा कि आपके अपने ही स्टैंड को वो 2-3 डायरेक्शन से उसका काउंटर नरेटिव पेश करेंगे, और अगर आपने अपना स्टैंड बदला तो ये बात दिखाता है कि आप खुद किसी भी ग्राउंड पे स्टैंड नहीं करते हो। तो वो नहीं करो अगर आप, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा स्कोर करोगे। नहीं आता तो आप सॉरी बोलो, क्योंकि ये पहले से स्पष्ट है कि कोई भी इंसान ब्रह्मांड के सारे सत्य नहीं जान सकता है। ये बात वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उसको एक्सेप्ट करके आपको जाना है और ईमानदारी से आपको देना है। एज अधिकारी वो उससे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत स्पष्ट और अपने ईमान रहे, मतलब बिल्कुल सर, मतलब आप जो भी रहें आप क्लियर कट रहें, आप टू द पॉइंट अपनी बात रखें, और जो भी आपको पता है आप उस पर अपना आर्ग्यूमेंट रखें, और आपका बिलीव है वो आपका बिलीव है, उसके लिए आप वैलिड रीजंस होने चाहिए आपके पास, और वो ऐसे होने चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को होल्ड करें। ये नहीं कि मेरा मन कहता है कि मैं ऐसा करूंगा तो बस मैं करूंगा। बस ये है कि उसके ग्राउंड होने चाहिए, और अगर आपके ग्राउंड अच्छे हैं तो हो सकता है कि अगर सामने वाले के विचार से वो मैच ना भी करें तो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि शायद वो आपके नंबर नहीं काटेंगे। न्यूट्रल रहना चाहिए मेरे ख्याल से, आप कोई राजनीतिक झुकाव नहीं, रखें। बिल्कुल नहीं, आप बायसनेस नहीं, आपका काम पॉलिटिक्स का नहीं है ना, आपका काम सर्व करना है। ये भी चेक किया जाता है बहुत ये ज्यादा। बहुत जल्दी चेक सर, स्टैंड बदल के चेक यही किया जाता है कि आप किधर की आइडियोलॉजी रखते हो। अगर आपने आइडियोलॉजिकल झुकाव दिखाया है तो जाहिर सी बात है आप सर्वेंट अच्छे नहीं हो पाओगे। इसलिए बेटर ये है कि आप न्यूट्रल रहो, जो सही लगता है आपको आप उसका पक्ष लो। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ होना चाहिए, पॉलिटिकल मोरालिटी के साथ ना भी हो तो चल जाएगा। रवि जी एक आध क्वेश्चन आप भी करिए, तो उसके बाद फिर सेशन को शॉर्ट करें। बताइए एक आध क्वेश्चन जो थे आप लोगों ने सब डाउट क्लियर कर ही दिए हैं ऑलमोस्ट। मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि एक आरोप लगाया जाता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेके कि इंग्लिश मीडियम ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं कंपेयर टू हिंदी मीडियम। इस बार के रिजल्ट में देखा जाए तो मतलब हिंदी मीडियम ही टॉपर्स लगभग ज़्यादा दिख रहे हैं। तो तैयारी के दौरान आपने हिंदी मीडियम ही क्यों चुना? चूँकि आप बता चुके हैं कि आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है स्कूलिंग में, बट आपकी इंजीनियरिंग में भी काफ़ी अच्छी सुधार रही है, तकनीकी फील्ड से हो आप लोग, तो हिंदी मीडियम को लेके एक कुछ स्टूडेंट को सुझाव। सर सबसे पहले आपने जो कहा कि पहले इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा सेलेक्ट क्यों होते हैं, जैसे कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो एक क्लियर कट अंतर होता है उनकी स्ट्रैटेजी में और उनकी जो अप्रोच होती है सब्जेक्ट को लेके। इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है उसकी इंक्लूसिव अप्रोच रहती है, वो स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक चीज़ें जो है वो भी देखता है। और पर्टिकुलरली एमपीपीएससी में यदि देखा जाए तो जितने भी नोट्स हैं उनमें स्टैटिक चीज़ें आपको मिल जाएगी, पर जो डायनेमिक चीज़ें हैं वो आपको इंटरनेट से या फिर यूट्यूब से कहीं से भी देखनी है। तो इस मामले में देखा है कि इंग्लिश मीडियम वाला जो स्टूडेंट है वो थोड़े कहीं एक एज ले जाते थे, पर अभी जैसे कि ये एग्ज़ाम इस बार का रिजल्ट आया है, अब जैसे इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनने भी डायनेमिक पढ़ना ज़्यादा चालू कर दिया है और उनको अच्छा सोर्सेज और अच्छा मटेरियल मिलने लग गए हैं। इस कारण अब धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम वाले भी सिलेक्ट हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आगे चल के यूपीएससी में भी होंगे, वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हिंदी मीडियम में मटेरियल की कोई कमी नहीं है, स्टैंडर्ड बुक्स काफ़ी अच्छी हैं हिंदी मीडियम में, तो आपने अपनी तैयारी के दौरान कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स को रेफरेंस के तौर पे मतलब स्टडी में यूज़ किया है
तो कुछ ऐसा सुझाव दे पाएंगे हमारे कुछ स्टूडेंट्स को? सर मेरा तो बहुत सिंपल था, मतलब हिस्ट्री के लिए ऑलमोस्ट आप बुक्स आती हैं बेसिक जो एनसीईआरटी आती हैं, कायदे से वो सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, रामचरण शर्मा वाली, तो वही मैंने फॉलो की हैं। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए चूंकि मेरा यूपीएससी का भी था, तो कॉमन के लिए नितिन सिंघानिया आती है, बहुत अच्छा है। और उसकी पॉलिटी के लिए सब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसके बाद आप डीडी बसु तक जाएं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई छूता होगा उसको जो सामान्य तैयारी करना चाहेगा। और ज्योग्राफी सर मेरा ऑप्शनल था, तो मैं उसके लिए सविंद्र सिंह पढ़ता हूँ, वो बहुत अच्छी किताब है। पर मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट सर्विस के लिए आप 11th-12th एनसीईआरटी पढ़ो, तो जो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और फिर एथिक्स के लिए जैसे लेक्सिकन आती है, आप पढ़ सकते हो तो उसको पढ़ो, या कहीं से भी कोचिंग वगैरह का आप एक मटेरियल लो जो सबसे छोटा हो, क्योंकि एथिक्स में मुझे लगता है कि स्टैटिक से ज़्यादा आपके एग्जांपल्स मैटर करते हैं जो आप कोट करते हो अपने सब पॉइंट को वैलिडेट करने में। अब वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे या इधर उधर से बहुत जगह से मिल जाएंगे, तो आप उस पर वर्क करो। हिंदी के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सी भी एक स्टैंडर्ड किताब जिसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए हों, आप उतना ले लो, वो सफिशियंट है। और साइंस के लिए जहाँ तक बात है, तो साइंस का जो डायनेमिक पार्ट है वो न्यूज़पेपर से ही आएगा। आपके जो ऐसे क्वेश्चन जो बाउंसर आए, जैसे मान लीजिए कि सोनिक बूम पूछा, तो कुछ दिन पहले बैंगलोर पे एक एयरफोर्स के शो में एक सोनिक बूम हुआ था, तो वो एक न्यूज़पेपर पे था, तो उसका बैकग्राउंड आ गया। या कोविड के बारे में पूछा है, क्वांटम सुप्रीमेसी पूछा था शायद 2019 में, गूगल ने अपना सिकामोर तभी लॉन्च किया था और उसकी क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव हुई थी। तो ऐसे करके आप टॉपिक्स को न्यूज़ से पढ़ें। स्टैटिक के लिए आप कोई सी भी एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं तो लूसेंट करके आती है साइंस बस की, स्पेशल साइंस की, वो पढ़ लो। इन्वायरमेंट के लिए आप, मुझे लगता है एनसीईआरटी सबसे अच्छी किताबें हैं। पर उसके अलावा अगर आप कोई सी भी किसी कोचिंग का मटेरियल रेफर करते हो, तो ये चेक कर लो कि वो एंड टू एंड उसमें सिलेबस कवर करके रखा है कि नहीं। उसके बाद जो भी है वो सब आपका रिवीजन और करंट अफेयर सिचुएशनल अवेयरनेस ही है। तो इतना ही फॉलो करो और ये सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है निबंध में आपको रोकेगा कोई नहीं, क्योंकि निबंध एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया गया है और आपको अपनी बात वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ देनी है। और वो आर्ग्यूमेंट्स यहीं से आते हैं जो आपने देखा है, जो आपने पढ़ा है। अगर आप इन पे अच्छे हैं तो इस बात की शायद बहुत ही कम संभावना है कि आपका निबंध खराब हो जाएगा। अच्छा, हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोचिंग नहीं कर सकते या मतलब बड़े शहरों में नहीं जा सकते, इंदौर भोपाल जैसे शहरों में छोटे जिलों में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या सजेशन है? वो घर बैठ के उनको कितनी स्टडी करनी है, कितनी नहीं करनी है, या कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है? तो आपका क्या मतलब जवाब है या क्या आंसर है? उन लोगों के लिए क्या सुझाव है? सर मुझे ऐसा लगता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये तो आपका पर्सनल चॉइस होता है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड ही करना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आप सिलेबस प्रिंट करो। उसके बाद सिलेबस से आप देखो कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। मतलब सिलेबस को फॉलो करना हाँ, चाहिए। सिलेबस को आप उसको एक खोली बुक की तरह फॉलो करो कि वो क्या चाहती है, और जब आप उसको फॉलो कर रहे हैं तब आप देखो कि आपके पास क्या नहीं है। मोस्टली किताबें सबके पास मिल जाएंगी, एनसीईआरटी बहुत चीप प्राइस पे अवेलेबल हैं। कुछ किताबें हैं जो आपको मार्केट में लेनी होती हैं और कुछ मटेरियल्स होते हैं। अब उसके लिए कुछ लोग कोचिंग प्रेफर करते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो आपका एक शेड्यूल टाइट करके देते हैं, तो आप हो सकता है उस शेड्यूल में हो जाए। लेकिन अगर आप पंक्चुअल हैं तो आपको वहाँ भी आने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए टेस्ट पेपर्स और बहुत हो सकता है तो मान लीजिए मेंस की टेस्ट सीरीज चाहिए होगी, जो काम की चीज़ें हैं। उसके लिए जैसे आपका एनजीओ है वो बढ़िया काम कर रहा है, आप उन जगहों पे आप रीच कर रहे हो जहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं हैं, तो आप जब एक अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल करा रहे हो तो आप ऐसा उठा के ले सकते हो। या जिन पे भी आप ट्रस्ट करो, मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं कहूँगा कि आप इसको फॉलो करो या उसको फॉलो करो, पर आपके लिए जो लीस्ट प्राइस पे अवेलेबल हो और आपको लगता हो कि ठीक ठाक हो, आप एक दो पे ट्राई करो, और जिस पे आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए आप उसको रिलीजियसली फॉलो करो और प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब आप अपने रिजल्ट को देखोगे तो आपको खुद ही चेंज फील हो जाएगा। और ये मुझे ऐसा लगता है सर कि ये एक लूप, फीडबैक लूप में चलती है प्रक्रिया। आप एक लेवल के आगे जब आ जाते हो तो आप खुद सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वहाँ तक की पुश के लिए आपको बस डिसाइड करना होगा, और वो ऐसे ही कर सकते हो। आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज और मेंस के लिए टेस्ट या क्वेश्चन पेपर उठाओ, प्रैक्टिस करो और साइड बाय साइड अपनी बुक्स पढ़ो। हो सकता है तो अगर आपको एडिशनल चाहिए तो यूट्यूब पे इतने सजेशंस भरे पड़े हैं कि आप किसी को भी, जिसको आपको ट्रस्ट हो, आप फॉलो कर लो। मुझे तो लगता है इतना सफिशिएंट है। अक्षय, तुम कुछ? अक्षय जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं कि एक माहौल ऐसा बन गया है, स्टूडेंट को एक धारणा ऐसी बन गई है कि प्री का अलग पैटर्न होता है या मेंस का अलग पैटर्न होता है।
प्री को हमें अलग से पढ़ना है, मेंस को अलग से पढ़ना है, तो आपने इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाया? सर इसमें थोड़ा स्मार्टली काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि जो प्री और मेंस में दोनों कॉमन टॉपिक्स हैं, ट्रेडिशनल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके साथ में साइंस, इसको तो सर एक ही साथ तैयारी की जानी चाहिए। इसके अलावा जैसे प्री में जो टॉपिक्स अलग से हैं, जैसे अभी आयोग है और जो आईसीटी वाला पार्ट है और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स वगैरह है, तो सर इस पे प्री के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। और जैसे जो मेंस में अलग से टॉपिक है, सोशियोलॉजी, पब एड है या जियोलॉजी है, इसके अलावा भी जो एथिक्स वगैरह है, मेंस के टाइम पे इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी तो जो आपकी तैयारी है थोरोली होनी चाहिए, एक साथ ही अगर तैयारी होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ तक कि मैं तो मानता हूँ यदि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो वो आप जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उनके एक ही शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो प्री और मेंस दोनों में काम में आएंगे। बस अंतर इतना रहेगा, जब प्री का आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको फैक्चुअल डेटा रिवाइज करना है, और जब मेंस का कर रहे हैं तो फैक्चुअल डेटा पे थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ आपका जो राइटिंग प्रैक्टिस है उस पर ध्यान देना है। और आप अवेयर रहिए, जो भी डेटा आ रहा है कहीं से, कोई सेंसेक्स जो कोई सूचकांक वगैरह आ रहा है तो उसको आप पढ़ के रखिए। यदि कोई रिपोर्ट आ रही है, जैसे भी टाइगर सेंसस आया है, तो उसको एक बार नज़र मार लीजिए, अगर रिपोर्ट रहेगी तो आपके किसी मेंस के आंसर में काम में आती है। उसके अलावा आंसर प्रैक्टिस बस। चलिए एक्चुअली आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आपने इतना समय दिया। धन्यवाद सर। अब चलिए, मैं चूंकि आप लोग अब मिले मुझसे तो एटलीस्ट देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको बुलाते हैं, लेकिन मुझे पता है अम्बिकेश जी का एक विशेष है कि वो हर मंच पे जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके लक्ष्य भी एक लोक सेवा को लेकर विशेष रहते हैं फोकस। तो मैं खैर, हालांकि हमारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं चूंकि हमसे जुड़े ही हुए हैं, तो हम लोग जो VS एजुकेशन और अपनी विक्रम सब शिक्षा समिति, इसका फुल फॉर्म है, तो उसके थ्रू हम लोगों ने जो काम शुरू किए थे, करीब 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए करीब जो 2020 की टेस्ट सीरीज हुई थी या 21 की हुई थी, उसमें करीब हमने 70 से 80 तो हमें मेंस के टेस्ट पढ़े होंगे विद आंसर्स। तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो एक बहुत महंगी हुआ करती थी, उसके बाद हम उसको एक मान के चलिए 200-300 रुपये एक बहुत बेसिक प्राइस पे लेके आए। उसके बाद मेंस की टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने फ्री जारी की, ताकि जो बच्चे भोपाल, इंदौर या कहीं नहीं आ सकते, जबलपुर या कहीं नहीं जा सकते, तो वो लोग कर सकते हैं। तो आप हमारे इन प्रोग्रामों से, मैं मतलब एक आप दोनों से अलग अलग एक फीडबैक लूंगा 2-2 मिनट का, कि हम लोगों के प्रोग्राम से आप कैसे प्रभावित हैं, आपके क्या सुझाव हैं, और आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स और क्या किस स्तर पे हम लोग लेके जाएं, मतलब एक सुझाव में ही इसको जोड़ा जा सकता है। थोड़ा आप 2-2 मिनट हमारे उस बारे में बताएं VS एजुकेशन के प्रोग्राम्स के। सर मुझे लगता है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मतलब इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है। आप अफोर्डेबल प्राइस पे उन चीज़ों को अवेलेबल करा रहे हो जो जनरली लोगों को नहीं मिल पाती, खासतौर पे जो हिंटरलैंड से आते हैं, जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं। तो मैं आपके लिए सर, मैं सब शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप जो इनिशिएटिव चला रहे हो उसको आप और आगे ले जाओ। हो सकता है आपके सेंटर आपका सहयोग लगेगा बाद में जब आप फ्री रहेंगे। सर बिल्कुल, हाँ, अच्छे कामों के लिए कोई सहयोग करने से मना नहीं करेगा, जो भी हो सकता है वो जरूर किया जाएगा। पर मैं यही कहूंगा कि आप उसको और लास्ट माइल तक ले जाएं, जिससे हर वो बच्चा जो चाहता है कि उसको चीजें मिलें और वो करना चाहता है पर समहाउ वो नहीं कर पाता, अगर केवल पैसा उसके लिए इशू हो रहा हो, तो वैसे में वो आप तक पहुंच सकता है। तो अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ो और लोगों तक पहुंचो, जिससे एक पब्लिक सर्विस हो जाए। और आपका NGO अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए बेस्ट विशेस। जैसे आप भी कर रहे हैं तो हम लोग भी अनऑफिशियली वही काम कर, जिसको लिए आप ऑफिशियल करने जा रहे हैं। सर लोग तो करते ही हैं, हम कुछ पर्दे के आगे होते हैं, कुछ पर्दे के पीछे होते हैं, पर काम सबका होता है। तो आप पर्दे के पीछे ही सही, पर मुझे लगता है कि जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहिए, और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा इसके लिए। अक्षय जी, थोड़ा आप भी 2 मिनट अपने विचार व्यक्त कीजिए हमारे प्रोग्राम्स के बारे में। सर जैसा आपने बताया कि आप इतने सारे टेस्ट सीरीज वगैरह चलाते हैं, और आपने जैसे मुझे बताया था कि जो सिलेक्टेड लोग हैं या फिर अच्छे लोग उससे अच्छे हुए हाँ हैं, क्वालिटी वाले आप नोट्स और सारी वो टॉपर्स की डायरेक्ट होते हैं, बिल्कुल। जैसे उन्हीं के नोट से तो उसी को हम लोगों ने स्कैन करवाया और वो सीधे फ्री प्रोवाइड करवा दिया। तो सर इससे ये है कि जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया से आते हैं या जिनके पास पैसे की कमी है, वो लोग डायरेक्ट उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। और नोट्स को पढ़ के क्या है, उनको सबसे ज्यादा कमी रहती है एक डायरेक्शन की, तो उनको डायरेक्शन मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि जिन व्यक्तियों के पास पैसा नहीं है उनका भी अधिकार है कि वो भी तैयारी करें और उनको बराबर मौके मिलने चाहिए। तो आपके इस प्रयास के जरिए उन लोगों को भी ये मौका मिल रहा है कि वो मेन स्ट्रीम में आ सके और पैसा नहीं है उसके बाद भी अच्छे से तैयारी कर सके। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं ये धन्यवाद उन सभी लोगों की ओर से देना चाहता हूँ जो बहुत ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, जिनके पास में आर्थिक स्थिति जिसके जिनकी पास अच्छी नहीं है। संसाधन अच्छे वो तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन और जो सर लोग- आप अभी जैसे कि आपने कहा कि 20-25 शहरों में आपका है, तो मेरी शुभकामना है कि पूरे मध्य प्रदेश के 50 पूरे जिलों, अभी तो 53 हो गए, 53 के 53 जिलों में आपका ये सेंटर तो पहुंचे, इसके बड़ा लिए बहुत बहुत मोटिवेशन हम लोगों शुभकामनाएं के सर। लिए, बहुत अच्छा है। और मैं चाहूंगा कि आप भी फ्यूचर में अगर समय निकाल पाए तो कुछ सहयोग, मतलब जिस फॉर्म में हो, विचारों से हो चाहे कंटेंट से हो, जिस जी तरीके सर, से भी कर सके, तो मैं सहयोग की उम्मीद रखूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर। तो चलिए, हम लोगों ने एक सेशन कर लिया है, और जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि हम लोग अलग अलग मेंटर्स से इसलिए आपको मिलवाते हैं क्योंकि सभी के तैयारी का तरीका अलग अलग है। हो सकता है आप जिस प्रॉब्लम में अभी चल रहे हो सकता है आपको कुछ यहाँ से मार्गदर्शन मिला हो। हम इसी तरीके से सीरीज जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि अन्य टॉपर्स जो आगे आ रहे हैं, तो जैसे आपको हमने पूरा मनीष धनकर जी का भी अभी फिर धन्यवाद बोलना चाहूंगा, उन्होंने अपने पूरे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको फ्री मुहैया कराया। उसके बाद प्रज्ञा जी के थ्रू हम लोगों ने बानकी वाला पूरा 400 पेज का पूरा नोट्स, जो शायद हिंदी वालों के लिए तो बहुत ही रेयर कंटेंट था, और उन्होंने भी समय देकर उसको डिकोड किया। क्योंकि क्या होता है, किसी टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं अगर वो खुद डिकोड कर दें, मुझे लग रहा है ये भी बहुत अच्छी चीज रहती है। चलिए, हम अपने इस मिशन को जारी रखेंगे, और अदर जो टॉपर्स हैं उनका भी सहयोग का हमें आश्वासन मिला हुआ है, तो फ्यूचर में जहां भी मिलेंगे तो उनका सहयोग लिया जाएगा। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।